आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। यह आकाशवाणी है। आने वाला कल। प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विविध आयामों पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 16वीं कड़ी। बबलू का रोबोट। अले 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 मेरा प्याला बच्चा, अरे रो नहीं गुड्डू, मम्मी जल्दी आने वाली है। मेला प्याला गुड्डू, मेला भोला गुड्डू। पापा जी, आप गुड्डू को यहाँ क्यों लेकर आ गए? अभी मैं अपना काम कर रहा हूँ। क्या करूँ बबलू, गुड्डू तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगता है अनामिका के वापस आने तक ऐसे ही रोता रहेगा। ओहो, इसकी मम्मी कहाँ चली गई अभी? मेरा मतलब दीदी कहाँ है? वो तो अपना एडमिट कार्ड लेने गई है। अगले सोमवार से उसके एमएससी के एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं। पापा जी, आपसे ये चुप नहीं हो सकेगा। आप गुड्डू को मम्मी के पास लेकर जाइए, वो इसे चुप करा सकती हैं। लेकिन रसोई में तो अभी काफी काम बिखरा है, खाना कैसे बनेगा? हाँ ये तो है। मुझे तो लगा था कि आप स्कूल चले गए होंगे। आज तो आपको स्कूल में टीचर्स की एक मीटिंग में भी जाना था ना? हाँ, मीटिंग में जाना तो था। दरअसल छुट्टियों में हर हफ्ते हम लोग स्कूल के पाठ्यक्रम पर बातचीत करते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि गुड्डू की देखभाल के लिए घर पर ही रह लेता। लेकिन पापा जी, ये इसी तरह चिल्ला चिल्ला कर रोता रहा ना, तो फिर मैं अपना काम कैसे कर पाऊंगा? अले 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 मेरा प्याला बच्चा, अरे रो नहीं गुड्डू। लेकिन तुम आखिर ऐसा क्या कर रहे हो जो इतना ज्यादा परेशान है? पापा जी, आपको तो मालूम ही है, मैं अपने रोबोट को फिनिशिंग टच दे रहा हूँ। टैग फेयर शुरू होने वाला है, सिर्फ 3 दिन बचे हैं अब। ओह मुझे तो लगा कि तुमने सब कुछ कर लिया होगा। अब इसमें कुछ और जोड़ रहे हो क्या? हाँ, इसमें बाहर की ओर सुरक्षा के लिए एक परत और लगानी है। टैग फेयर में दूसरे रोबोट्स के साथ मुकाबले में तो खूब गिरना पटकना होता है। मैं इसे एक नर्म पॉलीमर से पूरी तरह से कवर कर लूंगा, जिससे ये झटकों को सहन कर सके। अच्छा, तो ये टैग फेयर में दूसरे रोबोट से मुकाबला भी करेगा? जी। मैं तो सोच रहा था ये कहीं पर खड़ा होकर अपनी हरकतों से लोगों को लुभाने की कोशिश करेगा। क्या पापा जी, वहां तो और भी बहुत कुछ मजेदार होने वाला है। वहां रोबोट्स के बीच एक मुकाबला होगा, जिसमें वो किसी खास रंग की बॉल को एक छेद में डालने की कोशिश करेंगे। अरे रो नहीं गुड्डू, मम्मी जल्दी आने वाली है। मेला प्याला गुड्डू, मेला भोला गुड्डू। आइडिया, एक शानदार आइडिया है। वो क्या? ऐसा करो, तुम इस रोबोट का एक डेमो दिखा दो। शायद रोबोट को देखकर ही गुड्डू को शांत हो जाए। क्यों, ठीक रहेगा ना? मुझे भी रोबोट की हरकत देखने का मौका मिल जाएगा। आप भी देखना चाहते हैं पापा जी? हाँ। तो 1 मिनट रुकिए। इधर ये किसी गाड़ी की तरह दिख रहा है ना आपको? लेकिन पहले तो लोग सोचते थे कि रोबोट भी किसी इंसान की तरह ही दिखता होगा, 4 हाथ पैरों वाला। हाँ, बाजार में रोबोट के नाम पर ऐसे कई खिलौने मिल जाते हैं जो इंसानों की तरह ही दिखते हैं। वो खिलौने रोबोट ज्यादा कुछ हरकत तो नहीं करते, लेकिन छोटे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। मैंने अपने साथ के एक टीचर के घर पर भी ऐसा ही रोबोट देखा था, जो कुछ सवालों के जवाब भी दे रहा था। लेकिन अभी उसको छोड़ और अपना खेल शुरू करो। देखो जरा, गुड्डू ने तो रो रो कर आसमान सिर पर उठा लिया है। अरे गुड्डू, चुप हो जाओ, मुझे अपना रोबोट पूरा करना है। अरे देखो गुड्डू, देखो ये कैसे घूम रहा है। ये देखो, अब ये इस बॉल को उठाएगा। देखो 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 कैसे उठाएगा। हाँ, और ये देखो। बबलू, रिमोट को जरा ढंग से पकड़ो, काफी नाजुक लग रहा है।
तुम्हें इसके बटन बहुत सावधानी से दबाने चाहिए। ठीक है पापा जी, लेकिन यहाँ अब भी एक दिक्कत है। क्या? रोबोट सभी और आसानी से घूम रहा है, लेकिन जब इसे दाईं ओर मोड़ते हैं तो मुश्किल आ रही है। लेकिन इसने हमारी तो एक मुश्किल दूर कर दी। वो क्या? देखो, गुड्डू ने रोना बंद कर दिया है। लगता है उसे ये रोबोट बहुत पसंद आ गया है। अच्छा, मेरा रोबोट बस इसी काम का रह गया है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन तुम्हें इस दिक्कत को तो दूर करना ही होगा। मुझे लग रहा है कि कहीं रोबोट के सामने वाले व्हील के डिजाइन में ही कोई गड़बड़ी तो नहीं। उस पर तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता पापा जी। मुझे तो बाजार में जो कुछ मिल सका वही लगाया है। वैसे तो ऑनलाइन खरीदारी करके विदेश से भी रोबोट के ढांचे को मंगाया जा सकता है, लेकिन वो 8-10 गुना ज्यादा महंगा होता है। हाँ, ये तो सही बात है। लेकिन बबलू, क्या तुम्हें पता है कि इसमें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी मददगार हो सकता है? क्या कहा? एआई? पापा जी, इस मामूली से रोबोट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो कल्पना भी मुश्किल है। एआई भला इसमें कैसे काम करेगी? वैसे सच कहूं तो मुझे ना इस बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं है। बबलू, ये तो तुम्हें मालूम ही है कि तुम्हारी दीदी को भी एआई में काफी दिलचस्पी है। जी। उसका इरादा भी एआई में रिसर्च करने का ही था। मुझे ठीक ठीक तो याद नहीं, लेकिन अनामिका के एक प्रोफेसर ने उसे एक रिसर्च सेंटर को लेकर भरोसा भी दिलाया था। अच्छा, मुझे तो ये बिल्कुल भी मालूम नहीं है। फिर क्या हुआ? देखो बबलू, हमेशा सब कुछ हमारे हिसाब से तो होता नहीं। रितेश और अनामिका एक दूसरे से प्यार करते थे और उनका इरादा था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद ही वो शादी करेंगे। ओह। इसी दौरान रितेश की माताजी बीमार पड़ गई और डॉक्टर ने कह दिया कि अब वो कुछ ही दिनों की मेहमान है। ओहो। दरअसल रितेश की माताजी की ख्वाहिश थी कि वो अनामिका को अपनी बहू के रूप में देख लें। ऐसे में हमको भी जल्दी में शादी करनी पड़ी। तब तक अनु एमएससी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर चुकी थी। ओह। क्या जी, बबलू को ये सब बताने की क्या जरूरत है? आप भी बस कुछ समझते ही नहीं। मम्मी, अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ। आप लोग मुझे हमेशा छोटा ही समझते रहते हैं। आज तक तो आपने मुझे ये सब कभी नहीं बताया। ओहो, जैसा बाप वैसा बेटा। देखो, आप दोनों ने ध्यान ही नहीं दिया। देखो, गुड्डू भी सो गया है। अरे हाँ। ला, गुड्डू को मेरी गोद में दे दो। जी। ये जरा ध्यान से। अरे अरे गुड्डू गुड्डू। हाँ हाँ हाँ, मुझे ना सिखाओ कि बच्चों को कैसे पकड़ते हैं। इन दोनों बच्चों को मैंने ही पाल पोस के इतना बड़ा किया है जी। ठीक है भगवान, तुम जीती और मैं हारा। अब खुश? बबलू जी। जब तुम्हारी दीदी लौट आएगी तब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर लेंगे। जी। और हाँ, तुम दोनों समय पर नहा भी लेना। जी। गर्मियों की छुट्टियों का मतलब ये नहीं कि रोज के काम समय पर भी ना करो। आधे घंटे बाद मैं खाना लगा दूंगी, समय पर पहुंच जाना, समझे? जी। अनु को शायद कुछ देर हो जाए। जब वो लौटेगी तो मैं झटपट कुछ बना लूंगी। अरे मम्मी, जोर से मत बोलिए, कुछ टूट जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, लेकिन तुम अभी नहाने को निकलो। जी, मैं जाता हूँ। ओके। अब कुछ समाचार टेक्नोलॉजी की दुनिया से। जर्मनी में कार बनाने वाली एक मशहूर कंपनी और प्रमुख ग्राफिक्स चिप निर्माता कंपनी ने नई अत्याधुनिक कारों के निर्माण के लिए हाथ मिलाया है। ऑटोमोबाइल कंपनी के प्रवक्ता के मुताबिक इस करार के बाद अनूठी ऑटोनोमस कारों का निर्माण किया जा सकेगा। इन कारों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा और ये कारें रोड पर दौड़ने के लिए ड्राइवर की मोहताज नहीं रहेंगी। कंपनी को उम्मीद है कि 3 वर्षों में ये परियोजना पूरी हो जाएगी। आज के लिए समाचारों में इतना ही। पापा जी, आपको तो मालूम ही है ना, मैं तो इसी पर रिसर्च करने वाली थी। ऑटोमोबाइल में एआई को लेकर? लेकिन दीदी, तुम्हारा विषय तो फिजिक्स है ना?
मुझे लगा कि हाँ हाँ, क्या लगा? तुम्हें तो लगता है कि सिर्फ इंजीनियर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च कर सकते हैं, जबकि आज के दौर में ऐसी कोई बंदिश नहीं। अपने विषय से जुड़े दूसरे मुद्दों पर भी हम आसानी से काम कर सकते हैं, समझे? ओह, अब इतने सालों के बाद तुम्हारी एमएससी पूरी होगी, तो क्या अब भी तुम्हें ऐसे मौके मिल सकते हैं? कुछ ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी और क्या। लेकिन मुझे यकीन है कि देर सबेर अनु अपने सपनों को साकार करेगी। देखो बबलू, ऑटोमोबाइल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। बस मशीनों को सिर्फ यही तो सिखाना है कि सड़क सुरक्षा के नियमों को कैसे समझा जाए। कार में मौजूद कंप्यूटर का एल्गोरिदम कुछ इस तरह लिखना होगा कि वो रोड सुरक्षा की बातों को समझ ले, जैसे कि ट्रैफिक लाइट या फिर साइन पोस्ट पर होता है। एल्गोरिथम, ये क्या भला है दीदी? लग रहा है जैसे कि किसी ने अलजेब्रा और रिदम को एक साथ मिलाकर लिख दिया हो। नहीं नहीं, मैं बताती हूँ। एल्गोरिदम दरअसल किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम का आधार है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यह लगातार हिसाब लगाने की तरकीब है। डिजिटल कामकाज का काफी दारोमदार एल्गोरिदम पर ही है। अगर हम सही अंदाज में एल्गोरिदम तैयार कर सके तो कंप्यूटर भी उतनी ही आसानी से निर्देशों को समझ सकता है और सीख भी सकता है। शायद तुम्हारा मतलब मशीन लर्निंग से है। इसका जिक्र डोनाल्ड हैब ने सन 1949 में अपनी मशहूर किताब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर में किया था। अच्छा, मतलब मशीन का व्यवहार। अब मैं अपनी मशीन को डांट भी सकता हूँ कि ज्यादा बदतमीजी मत करो, तमीज में रहो। अरे मशीनें तो हमारे गुड्डू की तरह हैं। क्या कहा? गुड्डू की तरह? अन्नू, कैसी बातें कर रही हो? कहाँ ये बेहुदी मशीनें और कहाँ हमारा प्यारा सा गुड्डू? अरे मम्मी, मम्मी, मैं तो सिर्फ दोनों की समझ के हिसाब से ये बात कह रही थी। जैसे जैसे गुड्डू ज्यादा चीजों को देखेगा, सीखेगा, वो और भी ज्यादा बुद्धिमान होता चला जाएगा। हाँ, ये तो खुद ब खुद हो जाएगा। तुम्हें इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है अनु। मम्मी, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मशीनों में ऐसा खुद ब खुद नहीं होता है। मशीनों को सिखाने के लिए कुछ अलग से इंतजाम भी करने पड़ते हैं। दूरबा, तुम भूल गई क्या? जब तुम मोबाइल फोन में वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम यानी आवाज पहचानने वाला ऐप देख रही थी, तो फोन ने तुमसे क्या क्या पूछा था? नहीं तो मैं तो सचमुच भूल ही गई। क्या पूछा था? तब तुमसे कुछ शब्दों का उच्चारण करने के लिए कहा गया था, जिससे कि फोन के अंदर मौजूद प्रोग्राम उच्चारण करने के लिए तुम्हारे तरीकों को समझ लें और अपनी याददाश्त में जमा लें। हाँ हाँ हाँ, याद आ गया। लेकिन तुम्हें तो मालूम ही है ना, मैं पिछले कुछ समय से वो प्रोग्राम का इस्तेमाल ही नहीं कर रही हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दूरबा। हाल फिलहाल में आपके उच्चारण करने का अंदाज तो बदला नहीं है। ऐसे में प्रोग्राम भी पहले की तरह जवाब दे देगा। अरे वाह, ये तो बहुत मजेदार है। मजेदार तो है मम्मी, लेकिन सब कुछ इतना आसान भी नहीं। मशीनें इंसानों की तरह तो है ही नहीं कि जिनको भूलने की बीमारी हो। एक बार अगर आपने शब्द, आवाज या दृश्यों के जरिए जानकारी दे दी, तो वो इनकी मेमोरी में स्टोर हो जाती है। इंसान और मशीनों में यह एक बड़ा अंतर है। अच्छा अच्छा। हेलो, हाँ हाँ रितेश, हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। हाँ हाँ, गुड्डू भी अच्छा है। हाँ हाँ, मेरा एडमिट कार्ड भी आ गया आज। क्या? हेलो रितेश, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। हाँ हाँ हाँ, अभी आ रही है। हाँ बोलो। मेरे एग्जाम अगले सोमवार से शुरू हो जाएंगे। और आपका ऑफिस कैसा चल रहा है? ये अच्छी बात नहीं है रितेश, खाना तो कम से कम समय पर खा लिया करो। क्या क्या कह रहे हो? होटल से? रितेश, रोज रोज होटल का मसालेदार खाना सही नहीं है, समझे? घर पे कुछ ठीक ठाक सा बना लिया करो। अच्छा चलो चलो, ठीक है, अपना ख्याल रखना। गुड्डू रो रहा है। चलो ठीक है, बाय।
नितेश भी बस खुद को हमेशा काम में ही झोंके रखता। मम्मी, ये तो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी की हकीकत ही है। अगर ऐसा न करे तो फिर लापरवाह होने का बिल्ला लग जाता है, जो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। वैसे कभी कभी तो ये सब बड़ा अजीब लगता है। सालों साल तक एक सी दिनचर्या, ओवर टाइम और खाने की भी फुर्सत नहीं। पापा जी, एक बार तो रितेश को मनोवैज्ञानिक मशवरे की भी जरूरत लगी और उन्होंने इसके लिए एक प्रोग्राम भी डाउनलोड किया था। क्या क्या कहा? कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से मशवरा? बाप रे, कैसा जमाना आ गया है। अरे अरे मम्मी, पूरी बात तो सुन लीजिए आप। हमेशा ही सब कुछ तो बदलता रहता है और यही तो इस दुनिया का नियम है। जी। अच्छा अच्छा, ये ज्ञान तो मुझे भी है। अब ये बताओ कि फिर उस प्रोग्राम का क्या हुआ? शुरुआती दिनों में तो वो प्रोग्राम बहुत ही मजेदार लगा। इसमें लिखकर अपनी बात रखनी पड़ती थी, ना कि बोलकर। जब रितेश ने इसमें लिखा कि मैं डिप्रेशन महसूस कर रहा हूँ, तो उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों है। इसके बाद रितेश ने अपने डिप्रेशन के वो कारण लिखे थे जो हमें समझ में आते, जैसे कि बहुत ज्यादा काम, सामाजिक जिंदगी से कटाव या फिर कामकाज में बढ़ोतरी का ना होना। दीदी, इसके बाद प्रोग्राम ने क्या जवाब दिया? उसने हमें वो सभी अच्छी बातें बताई जो कोई भी इंसान कहता। हाँ, उसने हमें थोड़ी बहुत कसरत करने और मेडिटेशन की भी सलाह दी थी, ताकि डिप्रेशन को दूर किया जा सके। वाह, ये तो बड़ा शानदार प्रोग्राम था। यस। बेशक, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जब हमने उस प्रोग्राम से कुछ मुश्किल सवाल पूछे, तो वो बगले झांकने लगा। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था दीदी? दरअसल वो हमेशा एक से ही जवाब देने लगा। हमारी भी समझ में आ गया था कि अब इसके पास जवाबों का भंडार खत्म हो गया है। जिस रफ्तार से हम सवाल पूछते, वो जवाब ही नहीं दे पाता था। एक दिन तो बहुत ही मजा आया पापा जी। अच्छा, क्या हुआ अनु? मैंने ना गुस्से में लिखा कि वो एक बेवकूफ काउंसलर है और उसे कुछ भी नहीं आता, तो उसने जवाब में उल्टा मुझे ही बेवकूफ बता दिया। दरअसल वो प्रोग्राम बहुत छोटे डेटाबेस के साथ डिजाइन किया गया होगा, तभी उसके जवाब भी जल्दी ही खत्म हो गए। हाँ हाँ, वो भी एक किस्म की नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही थी, लेकिन आज के दौर से उसकी तुलना करें तो वो काफी शुरुआती स्तर का प्रोग्राम था। हकीकत तो ये भी है कि कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम या मशीन नैरो एआई के दायरे से ज्यादा आगे नहीं जा पाई है। नैरो एआई? मैं कुछ समझा नहीं दीदी। नैरो एआई मतलब नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह एक तयशुदा दायरे में ही काम करते हैं, भले ही वो हमें बहुत बेहतर नजर आती हो, जैसे कि गूगल असिस्टेंट, गूगल ट्रांसलेट, सीरी और दूसरे लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही उदाहरण हैं। ओह, बबलू, कुछ समझ में आया तुम्हारे? झूठ क्या बोलूं पापा जी, मैं तो अब भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ये सब भूल जाओ और अपने रोबोट पर ध्यान दो। हाँ, सही कहा पापा जी, अपने रोबोट को तो मैं बिल्कुल भूल ही गया था। बबलू, मान लो कि तुम्हारे रोबोट में एआई का इस्तेमाल होता और उसमें इस तरह के निर्देश दर्ज होते कि रोबोट धीरे धीरे मुड़े और धुरी पर सीधा भी रहे, तो कैसा रहता? ये तो जबरदस्त रहता पापा जी, लेकिन मैं ऐसा भला कैसे कर सकूंगा? इसके लिए तो हमें कुछ मशक्कत करनी पड़ेगी, और ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक तरह से नैरो एआई ही है। पापा जी, अगर हम रोबोट में कुछ ज्यादा ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा लें और वो ट्रैफिक लाइट्स, साइन पोस्ट वगैरह को पहचानने लगे, तो क्या उसे नैरो एआई ही कहा जाएगा? देखो बबलू, नैरो एआई को वीक एआई भी कहा जाता है। हालांकि इन शब्दों से ज्यादा फर्क तो पड़ता नहीं। हकीकत में तो इन्हें नैरो या वीक एआई की बदौलत हम रोजमर्रा के वो तमाम काम मशीनों से करवा सकते हैं जिनसे हमें ऊब होने लगती है। मैं सोच रही हूँ कि काश कोई ऐसी दिमागदार मशीन भी होती जो डाइनिंग टेबल पर प्लेटें सजाती और उनमें खाना परोसती।
और फिर हमें खाने पे बुलाती। वाह मम्मी, आपने भी क्या खूब कहा। वैसे हम आपका इशारा समझ गए हैं। आओ बबलू, पिताजी चलिए खाना लगाने में आज मम्मी की कुछ मदद करते हैं। हाँ जी। हाँ हाँ, चलो भाई चलो, 10:30 बज गए हैं। मुझे खुशी है कि कुदरती मशीनें भी मेरी मदद के लिए आ रही हैं। क्या ऐसे रोबोट्स का इस्तेमाल चट्टानी या पहाड़ी इलाकों में भी हो सकता है? देखिए मैम, मेरे रोबोट की क्षमता ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ फेर बदल करके इसे पहाड़ी इलाकों में भी चलने लायक बनाया जा सकता है। किस तरह के फेरबदल की बात कर रहे हैं आप? सर, सबसे पहले तो इसके ढांचे में बदलाव करके इसे और मजबूत बनाना होगा, और फिर क्या? मुझे लगता है कि हमें एआई की मदद भी लेनी होगी। तुम्हारा मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है? जी हाँ, उबड़ खाबड़ रास्तों पर रोबोट तभी बेहतर तरीके से चल सकता है जबकि वो खुद ही फैसला करने की ताकत रखता हो, और ऐसा सिर्फ एआई से ही संभव है। शाबाश बेटा, मैं एक कॉलेज में टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का प्रोफेसर हूँ। तुमने अपने जवाब से मेरा दिल जीत लिया, लेकिन जरा ये बताओ कि इसमें तुम किस तरह की एआई का इस्तेमाल करोगे? सर, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मेरी दीदी बता रही थी कि शायद नैरो या वीक एआई का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हारी दीदी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में? नहीं सर, दरअसल वो यही है। दीदी दीदी आ रही हूँ बबलू, आ रही हूँ। क्या हो गया बबलू, कोई दिक्कत है क्या? दीदी। प्रणाम सर, आप यहाँ कैसे सर? अरे अनामिका, ये आपका भाई है? जी सर। बबलू, आप हैं प्रोफेसर दीक्षित, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत बड़े जानकार। बीएससी के दौरान मुझे इनके साथ एक प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला था। अरे वो तो छोटी सी झलक थी एआई की। तब हमने एल्गोरिदम से ही सिर्फ परिचय किया था और सामान्य सेंसर का इस्तेमाल किया था। सर, मुझे तो उसी से एक हौसला मिला था कुछ नया सीखने का। तभी से एआई में दिलचस्पी बनी हुई है मेरी। अब मेरी समझ में आ गया कि बबलू ने अपनी दीदी का जिक्र क्यों किया था। मुझे खुशी है कि तुम्हारी संगत का अच्छा असर दिखाई दिया है भाई पर। थैंक यू सर। सब आपका ही आशीर्वाद है सर। मैंने सुना था कि तुम्हारी शादी हो गई है, अभी कुछ दिन यहीं पर हो ना? जी सर, मैंने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी है। अगले हफ्ते से एमएससी फाइनल ईयर के एग्जाम भी शुरू हो रहे हैं मेरे। बहुत बढ़िया, ये तुमने अच्छा किया। परीक्षाओं के बाद भी अगर तुम यहीं हो तो फिर किसी दिन मेरी लैब में आना, तुम्हें बहुत शानदार चीजें दिखाऊंगा। जी जरूर सर। सर, क्या मैं भी आ सकता हूँ दीदी के साथ? बिल्कुल नहीं। अरे मजाक कर रहा हूँ, तुम भी आओ, दीदी को भी साथ लेके आओ। थैंक यू सर। सर, आप नैरो एआई भी दिखाएंगे वहां पर? अरे हाँ भाई, नैरो एआई का ठीक उलट है जनरल एआई। हालांकि दुनिया की कोई भी मशीन अभी उस स्तर पर नहीं पहुंच सकी है। मैं तुमको एक ऐसा प्रोग्राम दिखाऊंगा जो कि शतरंज खेल सकता है, और वो भी बहुत बेहतरीन अंदाज में। लेकिन सर, मुझे तो शतरंज खेलना आता ही नहीं। हाँ, तो वो भी परेशान होने की कोई बात नहीं है। हमारे कॉलेज में कुछ बच्चे हैं जो बहुत शानदार शतरंज खेलते हैं। उनमें से तो एक जूनियर स्टेट चैंपियन भी है। तुम वहां बैठकर देख सकती हो कि इंसानी चालों का जवाब वो कंप्यूटर प्रोग्राम किस तरह से देता है। वाह सर, मैंने एक बार टीवी में देखा था, तब विश्वनाथन आनंद का मुकाबला कंप्यूटर के साथ हुआ था। हाँ बेटे, काफी पहले डीप ब्लू नाम के कंप्यूटर प्रोग्राम ने गैरी कास्परोव को मात दी थी, और रिबेल ने विश्वनाथन आनंद को हरा दिया था। अच्छा। ये 90 के दशक की बात है। तब तो तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था। जी सर, ऐसे ही कंप्यूटर आपकी लैब में भी है क्या? अरे भाई, हमारे कंप्यूटर तो उस दौर के कंप्यूटर्स के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। वाह। अब तो मशीनों में डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट पर भी बात हो रही है। जब तुम लैब में आओगे तब हम इस पर ज्यादा बात करेंगे। अनामिका। जी सर। अपने भाई को साथ में लाना मत भूलना, वो काफी होशियार है। थैंक यू सर। हाँ सर, है तो होशियार, कुदरती होशियार। मेरी मम्मी भी ऐसा ही कहती है। हाँ दीदी, आप भी। चलो ठीक है, चलते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर।
आने वाला कल अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 16वीं कड़ी बबलू का रोबोट सुन रहे थे। आलेख था डॉक्टर मानस प्रतिम दास का। हिंदी अनुवाद श्रीनिवास ओली का था। संकल्पना और समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार त्यागी। निर्माण पंकजपति पाठक और निर्माण सहायक सैयद मुनीस हैदर रिजवी। भाग लेने वाले कलाकार थे ऋषि उनियाल, नितिन गुप्ता, मेघा शुक्ल, नीरू अग्रवाल, उमेश दीक्षित, हिम्मत सिंह नेगी और उर्मिला चंदोलिया। दोस्तों अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। जुड़े रहें हमारे साथ। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिया जाएगा। हमारा आज का पहला प्रश्न है, एआई ऑटोनोमस कारों का क्या अर्थ है, उनके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है, इन कारों का कार्य करने का क्या सिद्धांत है। हमारा पता है विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल, विज्ञान प्रसार, A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा, पिन कोड 201309। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@vigyanprasar.gov.in। और हाँ, यदि आपके पास कोई ऐसा प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहें और अगर उसको हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे तो भी आपको विज्ञान प्रसार की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम और पता अवश्य लिखें। धारावाहिक आने वाला कल की अगली कड़ी आप सुन सकेंगे अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।